तो हम आज डिस्कस करेंगे फ्यूज वायर के आगे से। फ्यूज वायर तक हमने कल स्टडी कर लिया था। फ्यूज वायर में हमने ये भी देख लिया था दैट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ, राइट। फ्यूज वायर जो है वो अपनी लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी हमें फ्यूज वायर को चेंज करना होता है तो हमको इसका मेजरमेंट लेने नहीं बैठते हैं, जस्ट हम लोग एक वायर लेते हैं। हाँ, बस इतना ध्यान रखना होता है कि जो वायर आप ले रहे हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। बस ये आपको खास ध्यान रखना होता है। क्लियर है बेटा सभी को? हेलो, कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसे कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो किस कंडीशन में जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा वो कंडीशन हमें देखनी है। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एक सर्किट ले रहे हैं जिसमें ये आपका कैपिटल आर रेजिस्टेंस है, which we can say it's unknown resistance, ठीक है, जिसके साथ सर्किट में हमने कनेक्ट किया है एक सेल और यू कैन से अ बैटरी, एंड इट हैज सम certain amount of internal resistance which we can represent it by small r, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड कैपिटल आर, ये जो है आर, आपको ये ऐसे फाइंड करना है कि पावर अक्रॉस इट इज मैक्सिमम। सो वी कैन से फाइंड capital R such that power across it is maximum. Power across it is maximum. ये हमें फाइंड करना है। कर सकते हैं बेटा? तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर देखते हैं पावर फाइंड करने से पहले कि करंट कितना मिलेगा। लेट्स से कि करंट आई इसके अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? करंट आई इज इक्वल्स टू ईएमएफ कितना है ई, और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना आएगा? तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ तक क्लियर है, राइट। अब हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? आई स्क्वायर आर होता है। पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर, ठीक है। अब ये जो आई है, आई को हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं? तो वी कैन रिप्लेस आई विथ ई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इनटू आर। लिख सकते हैं? यस और नो? अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नो सर, नो डाउट। पक्का? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पावर इक्वल्स टू आई की जगह ई बाय आर प्लस आर लिख दिया, तो हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल आर। ये हो जाएगा आपका पावर, राइट। अब आपसे पूछा जा रहा है that find capital R such that power across it is maximum, मतलब कि इसके अक्रॉस हमें मैक्सिमम पावर मिले वैसा रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए, हमें मैक्सिमम पावर फाइंड करने के लिए एक ही तरीका होता है। फॉर मैक्सिमम पावर वी कैन से dp by dr is equals to क्या आना चाहिए बेटा? 0। यस और नो? dp by dr is equals to क्या आ जाएगा? 0 आएगा। बोलो हाँ या ना? तो हमारे पास में पावर की वैल्यू कितनी है? हमारे पास में पावर है ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। dp बाई डी आर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? d बाई डी आर ऑफ पावर। पावर की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे ई स्क्वायर आर बाय आर प्लस आर होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, राइट। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लिख सकते हैं d बाई डी आर। अभी जो ऊपर है उसको लिखेंगे ई स्क्वायर आर, और ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ना आपको, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो इसको क्या लिख देंगे, कैपिटल R प्लस स्मॉल r रेज टू -2। क्या ये लिख देंगे? बोलो हाँ या ना। यस। तो बेटा अब ये बताइए, इसके अंदर जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी कैपिटल R की? कर लोगे डिफरेंशिएशन या मैं करके बताऊं? देखिए आप इसे मान लीजिए u और इसे मान लीजिए v, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, u डॉट dv अपॉन dr प्लस v डॉट du अपॉन dr, ये बनेगा राइट। तो u मतलब कि e स्क्वायर r एज इट इज डॉट d बाय dr ऑफ v की वैल्यू कितनी है, तो v की वैल्यू है r प्लस स्मॉल r रेज टू -2 प्लस v, तो v की वैल्यू कितनी है, r प्लस स्मॉल r रेज टू -2 डॉट d बाय dr ऑफ u की वैल्यू कितनी है, तो ये है e स्क्वायर r। ठीक है, अब समझो आगे। तो हम इसे लिख सकते हैं e स्क्वायर r इंटू r प्लस स्मॉल r रेज टू -2 है, r प्लस स्मॉल r रेज टू -2 है। तो बेटा x रेज टू n का क्या होता है डिफरेंशिएशन, n x रेज टू n -1 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले तो पावर है तो -2 r प्लस स्मॉल r रेज टू -3। ठीक है, और फिर ये r प्लस r का आप करेंगे d बाय dr ऑफ कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d बाय dr ऑफ r, तो 1 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब देखो आगे क्या हो जाएगा। बेटा वीडियो बंद रख रहा हूँ, बार बार लैग हो रहा है। ठीक है, प्लस r प्लस r रेज टू -2 इंटू डी बाई डी आर ऑफ ई स्क्वायर। तो ये तो बेटा एज इट इज रहेगा r प्लस स्मॉल r रेज टू -2 एंड डी बाई डी आर ऑफ ई स्क्वायर। तो आप समझ सकते हो कि इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा भाई। अगर आप करोगे डी बाई डी आर ऑफ ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर तो बेटा बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, डी बाई डी आर ऑफ आर। तो डी बाई डी आर ऑफ आर क्या होता है, तो 1, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर। बोलो क्लियर है? अरे हाँ या ना। यस सर। तो यहाँ पे हमने ले लिया ई स्क्वायर। अब समझिए आगे, तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर आर इंटू आर प्लस स्मॉल आर रेज टू -3 प्लस आर प्लस स्मॉल आर रेज टू -2 इंटू ई स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। इसमें से बेटा कॉमन सर क्या ले सकते हैं, ई स्क्वायर को ले सकते हैं और आर प्लस आर रेज टू -2 को बाहर ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया ई स्क्वायर को बाहर ले लिया, आर प्लस स्मॉल आर रेज टू -2 को भी बाहर ले लिया। ठीक है, और बचेगा क्या अंदर, ई स्क्वायर को बाहर ले लिया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर रेज टू -2 को बाहर ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा जल्दी बताओ, 1 -2r -2r r plus 1। -2r इंटू आर प्लस स्मॉल आर रेज टू -1 प्लस 1। क्या यही आएगा रिमेनिंग में? Yes, हाँ sir. या ना? यस सर। इसको उठा लो, इसको यहाँ पे हम रखेंगे और वी नो दैट कि dp बाय dr इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। dp बाय dr इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमने ले लिया 0, e स्क्वायर इंटू आर प्लस स्मॉल आर रेज टू -2 ब्रैकेट में -2r इंटू आर प्लस स्मॉल आर रेज टू -1 प्लस 1। ठीक है,
अब यहाँ पर आप इसको देखो तो r प्लस आर रेज टू माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस टू आर एज इट इज, ये माइनस वन को अंदर लेके आएंगे तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस टू आर इंटू आर माइनस स्मॉल आर प्लस वन। बोलो क्या अप्लाई किया यहाँ पर, समझ में आया? सर लास्ट स्टेप में क्या किया, Yes, जीरो sir. वाला सर? कौन सा जीरो वाला बेटा? हमने लिखा है ना डीपी बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो मैक्सिमम पावर के लिए, डीपी बाई डी आर इक्वल जीरो, तो ओके डीपी बाई ओके डी आर इक्वल टू जीरो लिखा है मैंने खाली, ठीक है। यस सर। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ पहले। ठीक है, No, अब sir. समझिए, तो ये वाली पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, ये जो टर्म है ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो रिमेनिंग इज माइनस टू आर इंटू आर माइनस आर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो लिख सकते हैं माइनस टू आर स्क्वायर माइनस माइनस टू कैपिटल आर स्मॉल आर। कुछ गड़बड़ किया है क्या? ये प्लस वन आएगा कि माइनस वन आएगा? सर आंसर में r इज इक्वल टू आर आ रहा है। हाँ, आंसर तो आर इज इक्वल टू आर आएगा, बट एक ओके सर। मिनट, माइनस 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 ई स्क्वायर इंटू आर प्लस आर इज टू माइनस टू, ही तो हो गया जीरो, माइनस टू आर प्लस आर इज टू ठीक है। इसको इस तरीके से कर लिया हमने तो फिर कि ई स्क्वायर इंटू आर प्लस आर एस टू माइनस टू, देन माइनस टू आर इंटू आर प्लस आर एस टू माइनस वन वाली जो टर्म है उसको मैंने वन अपॉन आर प्लस आर लिख दिया है, एंड ये हो गया आपका माइनस टू आर, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आर प्लस स्मॉल आर अपॉन आर प्लस आर, इधर जीरो है बेटा तो पूरा ये पूरा पार्ट और ये पार्ट जीरो हो जाएगा, रिमेनिंग रहेगा माइनस आर प्लस आर इक्वल जीरो। तो हमारे पास में कंडीशन आएगी कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमारे पास जो मैक्सिमम पावर मिल रहा होगा वो कब मिल रहा होगा, when the value of capital R is equals to small r। ये चीज हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, राइट? कहाँ किया था, याद है किसी को? So maximum power when capital R is equals to small r। ओके, अब हमारे पास में बेटा फॉर्मूला था पावर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। सो इफ यू टेक कैपिटल आर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर, सो वी कैन राइट power is equals to e square into small r by r plus r, the 2r का whole square तो 4r square, एक r से एक आ गया तो we can say power is equals to e square by 4r। this is the maximum power। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? No, sir. ठीक है, अब आगे देखिए, इसका ग्राफ मैं बना देता हूँ बेटा, जो ग्राफ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एग्जाम के पर्पज से। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये आपको मैक्सिमम पावर है, दिस इज योर मैक्सिमम पावर, this is P, this is R, so this is your maximum power
and this is at capital R is equals to small r, you will get the maximum power. and दो वैल्यूज मिलेंगी जहां पर पावर सेम होगा, R1 और R2. दिस इज लेस से R1, लेस से दिस इज R2. ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, कोई डाउट है यहाँ पे किसी Yes, को? sir. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया. अब आपको एक काम ये करना है, ये ग्राफ आपको बेटा याद होना चाहिए, मैक्सिमम पावर आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो ये हमारा हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो पार्ट था बेटा वो कंप्लीट किया हमने. अब हम बात करेंगे आरसी सर्किट के बारे में. किसके बारे में बात करेंगे? आरसी सर्किट. मैं आपको पहले बता चुका हूँ आरसी सर्किट मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर. तो अभी तक हम लोगों ने कैपेसिटर को डिफरेंटली पढ़ा था एंड रेजिस्टेंस को डिफरेंटली पढ़ा था, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी बोथ ऑफ देम टुगेदर. तो लेट्स से आरसी सर्किट. अच्छा, ये जो आरसी सर्किट है बेटा वो एसी में भी आएगा. अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं आरसी सर्किट वो डीसी के लिए पढ़ रहे हैं. किसके लिए पढ़ रहे हैं? डीसी वोल्टेज के लिए. सेम आरसी सर्किट आप पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर आएगा उसके अंदर भी. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इंपॉर्टेंट भी उतना ही है ये. ठीक है, सो लेट्स से आरसी सर्किट when DC voltage source is connected across it. ठीक है, आप समझिए. इनिशियली बेटा क्या होता है कि जो कैपेसिटर है वो कैसा रहता है? अनचार्ज रहता है. इनिशियली जो कैपेसिटर है वो कैसा रहेगा? अनचार्ज. तो लेट्स से इनिशियली कैपेसिटर इज सी अनचार्ज्ड. ठीक है, तो जब कैपेसिटर अनचार्ज है तो हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले चार्जिंग पढ़ेंगे उसकी. ठीक है. अच्छा, अब एक चीज समझिए, हम लोगों ने कैपेसिटर के अंदर स्टडी किया था कि हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, राइट. अगर हम एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई करते हैं तो बैटरी की हेल्प से हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं. अगर आप बैटरी को हटा देते हैं देन कैपेसिटर खुद एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगता है और वो अपने आप को डिस्चार्ज करता है. ये चीजें हम पढ़े हैं. दूसरी चीज हमने वहां पर देखा था कि उसको कनेक्ट किया जाता है वायर से, राइट. तो वो जो वायर है उस टाइम पे हमने वायर्स के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया था, राइट. तो अब हम क्या समझ रहे हैं कि कैपेसिटर जो कनेक्ट किया गया है जिन वायर्स के थ्रू, उन वायर्स के अंदर डेफिनेटली सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है. तो उस रेजिस्टेंस को भी हम यहाँ पर अब कंसीडर करके चलेंगे, तो उसको हम रेजिस्टेंस आर से रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर है बेटा? ठीक है. तो लेट्स से इनिशियली कैपेसिटर जो है वो कैसा है? अनचार्ज. तो हमें जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो है चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर. इनिशियली कैपेसिटर सी कैसा है? इट इज अनचार्ज. तो हम स्टार्टिंग किससे करेंगे? हम स्टार्टिंग करेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से. let's we can say charging of capacitor when it is initially uncharged. ठीक है. तो सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम देखिए. ये बेटा हमारा रेजिस्टेंस आर आ गया, यहाँ पर हमारा कैपेसिटर सी आ गया. ठीक है. एंड ये हमने बेटा कोई स्विच ले लिया है, which is connected with the battery. ठीक है.
तो t इक्वल्स टू 0 टाइम पर हमने बेटा स्विच को क्या किया, क्लोज किया। वही जब तक आपने उसको कनेक्ट नहीं किया तब तक तो कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज इनिशियली कैसा है बेटा, ये अनचार्ज कैपेसिटर है, राइट। तो जैसे ही हमने बेटा स्विच को क्लोज किया तो सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो हम कहेंगे एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पे स्विच इज क्लोज्ड। वी कैन से एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पर स्विच एस, एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पे हमने स्विच को क्या किया है, क्लोज किया। तो वी कैन से स्विच एस को हमने क्लोज किया। तो उस टाइम पे बेटा आप एक चीज समझिए कि 0 टाइम पर इसके पास चार्ज क्या होगा, इनिशियली उसके पास क्या कोई चार्ज होगा, अनचार्ज है तो चार्ज तो नहीं होगा, राइट। तो Q मिनिमम कितना आएगा, 0। Q मिनिमम कितना आ जाएगा, 0। एंड द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटेंस अगर आप फाइंड करेंगे, जब उसको जस्ट क्लोज किया है तो पोटेंशियल भी क्या आ जाएगा, 0। तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर is Q by C which is also 0। अरे yes or no? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब आप जब इसमें KVL अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, KVL। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको ये चीज पहले बता चुका हूँ कि जब आप t इक्वल्स टू 0 टाइम पे स्विच को क्लोज करेंगे, उस टाइम पे आपका जो कैपेसिटर है वो कैसा बिहेव करेगा, इट बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट। इट बिहेव्स लाइक अ, यहाँ पर अभी पॉइंट डाल देता हूँ, ये ध्यान रखना, काफी बार ये न्यूमेरिकल्स के अंदर इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पर हमें कह सकते हैं एट t इक्वल्स टू 0 capacitor behaves like a, capacitor behaves as short circuit, capacitor behaves as a short circuit। ठीक है। तो जब शॉर्ट सर्किट होगा मतलब कि ये कैपेसिटर तो है ही नहीं, तो करंट जो फ्लो होगा वो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होगा, यस और नो। और मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, तो वी कैन से I मैक्सिमम इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R इज मैक्सिमम बाय रेजिस्टेंस R। बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब आप एक चीज समझिए कि यहाँ पर हमने पोटेंशियल लगाया है E, क्या लगाया है, पोटेंशियल E, मतलब कि E वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम है, इसका मतलब कितना होगा, E होगा। तो I मैक्सिमम क्या आ जाएगा, E अपॉन R आ जाएगा, राइट। दूसरी चीज अगर आप इसके अंदर बेटा देखें कि यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस C और यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस C हमें मिल रहा है, ठीक है। तो KVL अगर आप अप्लाई करेंगे तो व्हाट वी कैन से, by applying KVL, by applying KVL, potential across resistance and potential across capacitor is E। potential across resistor and potential across capacitor is E, जिसमें कैपेसिटर के अक्रॉस तो पोटेंशियल 0 मिल रहा है, राइट। और पोटेंशियल अक्रॉस R हमें मिल रहा है VR इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, E। तो ये VR इज इक्वल्स टू E मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R इज मैक्सिमम व्हिच इज इक्वल्स टू E। क्या यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? No, sir. ठीक, अब क्या हो रहा है, अब आगे इसमें कुछ टाइम के बाद में, अब यहाँ पर हमें मिल गया Q मिनिमम मिल गया बेटा, T को 0 टाइम पे हमने कहा कि स्विच क्लोज किया हमने एंड इट बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट। मैक्सिमम करंट हमें मिला, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर हमने देखा तो कितना मिल रहा है, 0। पोटेंशियल अक्रॉस R देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज इक्वल्स टू EMF E। ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद मतलब आफ्टर सर्टेन टाइम, स्विच क्लोज करने के कुछ टाइम के बाद, तो हम कह सकते हैं एट एनी टाइम t आफ्टर सम टाइम पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ज आना शुरू हो जाएगा सर्टेन टाइम के बाद में।
भाई कुछ टाइम के बाद में यहाँ पर चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। इनिशियल Yes, कंडीशन sir. में था तब तो चलो समझ में आ रहा था कि यहाँ पर चार्ज नहीं है, बट नाउ डेफिनेटली इट हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज, यस और नो। तो हम लिख सकते हैं आफ्टर सर्टेन टाइम क्या ये यहाँ पर चार्ज आएगा तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। तो वी कैन से after some time potential difference across C increases as Q increases, yes or no। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, Q by C। क्या यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ पर आप एक चीज समझिए, अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस VC इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, राइट। अरे हाँ या ना। Yes, sir. तो जो करंट फ्लो हो रहा है बेटा V अपॉन R, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R इज डिक्रीजिंग, तो क्या करंट भी डिक्रीज हो जाएगा, क्या करंट भी डिक्रीज होगा, यस और नो। अरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस V कम डिक्रीज हो रहा है तो I भी डिक्रीज होगा, बोलो हाँ या ना। ठीक, अब समझिए आगे। यहाँ पे I इज इक्वल्स टू ये हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस VC इज इक्वल्स टू Q बाय C, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा था पहले कैपेसिटर, जब हम लोगों ने स्टडी किया था उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन जब आप करेंगे इसका, फॉर एग्जांपल किसी t इक्वल्स टू 0 टाइम पर चार्ज कितना है कैपेसिटर पे, 0, और किसी t इक्वल्स टू t टाइम पे चार्ज कितना होगा, q, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन बेटा किया जाता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम dq बाय CE minus q is equals to 1 by RC into dt। तो क्या हो जाएगा, जब आप इसमें लूप रूल अप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ये स्टेप कहाँ से है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा आप इसमें लूप रूल अप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं VR प्लस VR प्लस VC माइनस E इक्वल टू 0 लिख सकते हो, यस और नो, बताओ जल्दी Yes, से। sir. अब VR को हम क्या लिख रहे हैं बेटा, I इंटू R लिख रहे हैं, एंड पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटेंस क्या लिखा, Q बाई C, तो लिखेंगे Q बाई C इज इक्वल टू क्या, E लिख सकते हैं, यस और नो। तो यहाँ पे मैं IR इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, CE माइनस, एक मिनट, ये C को यहाँ ले जा रहा हूँ, तो CE माइनस Q हो जाएगा डिवाइड बाय C। क्या ये स्टेप समझ में आया सभी को, इसमें भी मैंने एक स्टेप कम कर दिया है, क्या ये स्टेप क्लियर है सभी को। Yes, sir. अब समझिए आगे। अब यहाँ पर I जो है इसको मैं लिख रहा हूँ dq बाई dt इंटू R इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू CE माइनस Q बाई C। क्या ये स्टेप क्लियर है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अब इस R को बेटा क्या आप यहाँ पे ले जा सकते हैं, तो मैंने इस R को नीचे ले लिया,
ये r को यहाँ से रिमूव किया और इसे यहाँ पे ले गया। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब मुझे एक इक्वेशन टाइप बनानी है, तो ये dq है और ये c माइनस क्यू है, तो इन दोनों को एक साथ लेके आएंगे, तो dq बाय ce माइनस क्यू इज इक्वल्स टू dt बाय rc। क्या लिख सकते हो? अरे हाँ या ना? Yes, sir. क्या ये स्टेप आ गया? dq बाय c माइनस क्यू इज इक्वल्स टू dt अपॉन rc आ गया? अरे हाँ या ना? यस सर। अब क्या करना है, अब इंटीग्रेशन करना है बस दोनों तरफ। t इक्वल्स टू 0 टाइम पे चार्ज कितना है? 0, और t इज इक्वल्स टू किसी t टाइम पे चार्ज कितना होगा? q। बोलो, लिख सकते हो? अरे हाँ या ना? भाई अब तो समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? आ Yes, गया sir. सर। तो क्या लिख सकते हो इसको? इससे हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 1 बाय rc इंटीग्रेशन dt 0 से t। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन बेटा मैं लिख रहा हूँ, वो भी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन बताने नहीं बैठूंगा, आपको खुद से समझना होगा। ठीक है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन लिखूंगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स जैसी टर्म है, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स का होता है ln x, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इसको माइनस ln इंटू सी ई माइनस क्यू माइनस ln सी ई माइनस क्यू बाय सी ई इज इक्वल्स टू dt का हो जाएगा t अपॉन rc। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे q चाहिए, तो ln को उस तरफ ले जाएंगे, लॉग का एंटी लॉग करना आता है सभी को? सर ये लास्ट स्टेप में क्या किया सर आपने, वो वापस बोलो इंटीग्रेशन ना। किया है, ये इंटीग्रेशन किया है। सर वो वाला नहीं पता चला, कौन सा LHS वाला का इंटीग्रेशन, है? LHS का सर इंटीग्रेशन नहीं पता। किसका? इसका इंटीग्रेशन dq बाय वाला? Yes, sir. तुम्हारा इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाया गया अभी तक? तो यहाँ पर इसको माइनस ln इक्वल सी माइनस क्यू बाय सी, ये जो c है इसका एंटीलॉग रखेंगे, तो ये हो जाएगा q इज इक्वल्स टू सी ई इंटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, ये स्टेप आया। अब तुमको ये स्टेप भी समझ में नहीं आया होगा? हाँ सर। नहीं आया ना? एक काम सर करो, ये तो ऊपर वाला आप समझा दो ना सर। नहीं मैं नहीं समझाने वाला, ये और ये दोनों स्टेप्स कहाँ से हैं, या खुद ही ढूंढो। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को इंटीग्रेशन में अगर मैं ये सब चीजें बताने लग गया तो हो गया फिर। ये खुद से ढूंढो, नहीं आएगा तो फिर मैं कल बताऊंगा, और मैं देखूंगा तुम्हारी नोटबुक में। समझ में आया? ये जो हमारे पास में कंडीशन आई है, क्योंकि ये कंडीशन तब आती है जब हम ट्रांजिएंट फॉर्म में होता है। ट्रांजिएंट फॉर्म का मतलब होता है कि जब ये प्रोसेस हो रही होती है, ठीक है, 0 से t टाइम तक की जो प्रोसेस हो रही होती है, इसे ट्रांजिएंट कंडीशन ऑफ कहते हैं। तो इसे वी कैन से दिस इज फॉर द ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ सर्किट, दिस इज फॉर द ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ सर्किट।
अगर अब आपसे पूछा जाए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर होता है Q बाय C। सो Q हमारे पास में क्या आ रहा है, तो Q इज C टाइम्स ऑफ E इंटू 1 माइनस E रेज टू माइनस T बाय RC अपॉन C। तो C से C कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ 1 माइनस E रेज टू माइनस T बाय RC। क्लियर है यहाँ तक? सर ट्रांजिएंट का मतलब क्या है? किसका? ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब ये होता है बेटा कि जब ये प्रोसेस हो रही होती है, जब वो फुल्ली, जैसे कि मैंने बताया ये अनचार्ज कंडीशन है तो उसके पास जीरो चार्ज है, और जब वो चार्ज कंडीशन होती है मतलब उसके पास फुल्ली चार्ज हो जाता है, तो जीरो से प्लस क्यू चार्ज के बीच में ये जो टाइम होता है इसे ट्रांजिएंट कंडीशन कहते हैं। ठीक है, यस सर। तो वो किसी बीच के किसी भी टी टाइम की कंडीशन है। तो मैंने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C इज इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ 1 माइनस E रेज टू माइनस T बाय RC। और अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अक्रॉस द रेजिस्टेंस R, तो वो हो जाएगा, पहले I लिख देता हूं तो फिर आपके लिए इजी रहेगा। I होगा आपका Q बाय T, सॉरी I इज इक्वल्स टू नहीं, पहले VR ही निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R अपॉन R, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R आएगा T टाइम्स ऑफ E रेज टू माइनस T बाय RC अपॉन R। ठीक है, ये आपका आ गया करंट। तो ये दोनों चीजें हमने जो निकाली है, दिस इज बोथ नॉट टू, वी कैन से चार्ज Q, करंट I, पोटेंशियल डिफरेंस C एंड पोटेंशियल डिफरेंस R। ये चारों चीजें आपकी ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ सर्किट के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बेसिस पे बेटा क्वेश्चन डीसी के अंदर थोड़े से कम आते हैं, स्टडी स्टेट के बेसिस पे ज्यादा आते हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर ये सेम चीज रिपीट होगी, सेम मेथड होगा, सब कुछ सेम होगा ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर, तो वहां पर भी सेम ही चीज रिपीट होने वाली है, इसीलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाए एनर्जी के बारे में, तो वी कैन से द एनर्जी स्टोर्ड इज 1/2 CV²। ठीक है, और अगर आपसे हीट एनर्जी लॉस पूछा जाए तो वी कैन से इंटीग्रेशन 0 से T I² R dt। दिस इज आल्सो फॉर द ट्रांजिएंट कंडीशन, दिस इज आल्सो फॉर द ट्रांजिएंट कंडीशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टडी स्टेट कंडीशन की। तो स्टडी स्टेट कंडीशन मींस when the physical quantities do not depend on time and they become constant। स्टडी स्टेट कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जो भी कैपेसिटर है या रेजिस्टेंस की जो वैल्यूज हैं और उसके अक्रॉस जो करंट फाइंड कर रहे हैं या चार्ज हमें फाइंड कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसके अंदर टाइम के साथ कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो लेट्स से स्टडी स्टेट कंडीशन व्हेन फिजिकल क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम। स्टडी स्टेट कंडीशन, steady state condition when physical quantities do not depend on time and become constant। राइट, तो ये कंडीशन कब आएगी बेटा, स्टडी स्टेट कंडीशन कब आएगी, जब टाइम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट एक्चुअल में होता कुछ नहीं है बेटा, बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है कि हम अगर ये कहें कि 1 सेकंड के सामने 24 डेज, इन कंपैरिजन टू 1 सेकंड 24 डेज आर इनफाइनाइट। यस और नो, कह सकते हैं। कंपैरिजन अगर आप करोगे तो बेटा 1 सेकंड के सामने 24 डेज क्या है, इनफाइनाइट ही हो जाएगा। यस और नो? यस। तो यहाँ पर टाइम t इज इनफाइनाइट, तो जब टाइम t इनफाइनाइट होगा उस टाइम पे वो फुल्ली चार्ज होगा,
तो फुल्ली चार्ज होगा उसका मतलब क्या होगा, उसके पास मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, तो C टाइम्स ऑफ E इज द मैक्सिमम चार्ज। और जब वो फुल्ली चार्ज होगा तो वो करंट क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज इट बिहेव्स लाइक अ ओपन सर्किट। अरे यस और नो बेटा, जब वो फुल्ली चार्ज हो जाता है उसके बाद वो बिहेव करने लगता है एज अ ओपन सर्किट, ठीक है। अच्छा, करंट की वैल्यू हो जाती है जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर मैक्सिमम हमें कितना मिल रहा होगा, इक्वल टू E, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज जीरो। तो सारा का सारा पोटेंशियल किसके पास है, कैपेसिटर के पास है। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। अब यहाँ पर एक टर्म देखो, यहाँ पर हमने एक टर्म देखी दैट इज RC। ये जो टर्म दिखाई दे रही है RC, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये जो RC टर्म है बेटा, बेसिकली दिस टर्म इज अ टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम कहेंगे दैट RC इज अ टाइम कांस्टेंट। RC क्या है, टाइम कांस्टेंट है। RC क्या है, टाइम कांस्टेंट। तो if delta T is RC, then any physical quantity will change by 63%। ये आपको ध्यान याद रखना है। if delta T मतलब कि जो चेंज इन टाइम है बेटा, वो अगर RC के इक्विवेलेंट है, then any physical quantity will change by 63%। मतलब कि ये मान लो RC टाइम है, ठीक है। तो एक टाउ टाइम के लिए आप उसे चाहें तो टाउ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चल के हम उसको देखेंगे अभी कि RC को हमने टाउ से रिप्रेजेंट किया हुआ है कहीं कहीं पर। तो बेटा ये जो टाइम कांस्टेंट हमने RC लिया है, तो एक टाइम कांस्टेंट के अंदर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 63% आ रहा है। अब ये हो सकता है 63% इंक्रीज भी हो रहा हो या डिक्रीज भी हो रहा हो। क्या हो सकता है, 63% इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ वर्ड यूज किया है इट विल चेंज बाय 63%। मैंने इंक्रीज या डिक्रीज अभी कोई भी मेंशन यहाँ पर नहीं किया है। बोलो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यस सर। तो 63% चेंज हो जाता है। अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो -63, 1 में से अगर आप 63% निकाल देंगे तो कितना आएगा, 0.37 आएगा। 1 में से अगर आप 63% क्या होता है, 0.63 होता है। 1 में से -0.63 करेंगे तो आप कितना मिलेगा, आपको 0.37 मिलेगा। यस और नो। अरे भाई 1 माइनस 0.63 करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 0.37 मिलेगी। यस और नो। यस सर। यही तो पूछ रहा हूँ। इसका मतलब उसकी जो वैल्यू चेंज होगी वो कितनी होगी, 63% चेंज हो सकती है। अच्छा, अब t इक्वल्स टू 0 टाइम पर मैक्सिमम वैल्यू जो हमें मिल रही है करंट की, वो क्या मिल रही है, T/R मिल रहा था। तो किसी t इक्वल्स टू RC मतलब t इक्वल्स टू RC टाइम पर कितना मिलेगा। तो हमारे पास में ट्रांजिट कंडीशन है करंट की। करंट के लिए हमने ट्रांजिट कंडीशन में क्या लिखा है, I इज इक्वल्स टू E/R e रेज टू माइनस T/RC। यस और नो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे I इज इक्वल्स टू E/R e रेज टू माइनस T/RC एंड वी नो द टाइम t। कौन सी टाइम के लिए निकालना है बेटा आपको करंट, तो टाइम t इक्वल्स टू RC के लिए तो क्या लिखेंगे, E/R e रेज टू माइनस RC/RC। तो ये हो जाएगा E/R e रेज टू -1। अरे हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बेटा हो जाएगी 0.37 E/R। क्या हो जाएगी, 0.37 E/R। ठीक है,
Similarly, at t equals to 0, चार्ज हमारे पास में क्या होता था 0, और किसी at t equals to RC टाइम पर चार्ज की वैल्यू हमारे पास में क्या है, ट्रांजिएंट कंडीशन में चार्ज कितना है, CE into 1 minus e raised to minus t by RC, right? So we can write Q is equals to CE into 1 minus e raised to minus t by RC. So t is going to be replaced by RC. So we can write C times of E into 1 minus e raised to minus t. T की वैल्यू है minus RC by RC, ये आ गया, तो ये आ जाएगा C times of E into 1 minus e raised to minus 1. तो ये हो जाएगा Q is equals to C times of E into 1 minus e raised to minus 1. It is equals to 0.37. तो ये हो जाएगा 1 minus 0.37 कितना होगा बेटा, 0.63. तो Q की वैल्यू हमें मिल जाएगी, Q is equals to 0.63 times of C. बोलो यहाँ तो कोई डाउट है? अरे yes No, or sir. no? यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो No, पूछो sir. पहले। No sir, no doubt. ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे फिर हम कल देखेंगे। ग्राफ्स वगैरह है बेटा, बड़े इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफ वगैरह हम कल ही देखेंगे इसके, ठीक है? बिकॉज ये चीज एसी में भी रिपीट होने वाली है, दैट्स व्हाई थोड़ा सा टाइम लेके हम लोग इसे करेंगे। ओके, केमिस्ट्री Yes, की sir. क्लास 1 मिनट चालू रखिए।